तो हम लोग स्त्री रोग पेपर सेकंड का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट बी में हम लोगों का पहला टॉपिक है जो है स्तन रोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों जो मुझसे बार बार गलतियां हुई हैं वो आपको बता देता हूँ। मैं स्तन और स्तन में थोड़ा सा लिखने में मुझसे दिक्कत होती है। देखो, लिखना है स्तन स्तन, लेकिन लिख देता था बार बार स्तन। तो पहले आप जान लें कि स्तन जो लिखा है यहाँ, इसका मतलब होता है ब्रेस्ट, और स्तन जो होता है स्तन, उसका मतलब होता है मिल्क। ठीक है, तो पहले आप ये क्लियर रखें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को स्तन और स्तन में कन्फ्यूज़न रहता है। मुझे तो लिखने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता, बार बार मैं स्तन लिख दे रहा था। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं स्तन रोग, जो स्त्री रोग पेपर सेकंड का पार्ट बी है। तो देखो, स्तन व्याधियों में यहाँ पर स्तन विदर्धी नाम की व्याधि का वर्णन किया गया है। स्तन विदर्धी मतलब ब्रेस्ट एब्सेस। ठीक है, तो स्तन विदर्थी जो होती है उसका सामान्य जो बाह्य विदर्धी होता है उसी के समान होती है। ठीक है, सुश्रुत में आप पढ़ेंगे बाह्य विदर्धी, सामान्य बाह्य विदर्धी होती है, उसी के समान ही स्तन विदर्धी होता है। कुछ फर्क नहीं होता, बस लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है वही अलग होता है। ठीक है, तीसरी बात देखिए, महर्षि काश्यप ने स्तन विदर्धी का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। स्तन विदर्थी नाम से किसी भी व्याधि का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने स्तन विदर्थी के स्थान पर स्तन वज्र या स्तन कीलक नाम की व्याधि का वर्णन किया है। स्तन वज्र या स्तन कीलक, ठीक है, दोनों एक ही है, चाहे स्तन वज्र बोलो चाहे स्तन कीलक बोलो। ठीक है, तो मैंने बस आपको इस पेज पे 3 पॉइंट बताए और एक जनरल चीज़ें बताई कि स्तन और स्तन में आप पहले डिफरेंस जान लें। स्तन मतलब होता है ब्रेस्ट, स्तन मतलब होता है मिल्क। तो स्तन व्याधियों में सबसे पहले हम लोग यहाँ स्तन विदर्धी का वर्णन किया गया है, और स्तन विदर्धी जो होती है उसका जो बाह्य विदर्धी के समान ही होती है, बस इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। महर्षि काश्यप ने स्तन विदर्धी का कहीं भी इस व्याधि का वर्णन नहीं किया है, परंतु स्तनवर्ज या स्तन कीलक नाम से वर्णन किया है। एक क्वेश्चन आता है, देखिए, कन्याओं में स्तन रोग न होने तथा बाद में होने का कारण। मतलब जब कन्या होती हैं तो उनमें स्तन रोग नहीं होता है, लेकिन स्त्रियों में स्तन रोग होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण जान लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वरना लॉन्ग आता है तो ये रेफरेंस हम लोग डाल के लिखेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग वैसे 5 नंबर के भी आते हैं तो अलग से आते हैं, वैसे कभी कभी लॉन्ग में भी आता है, तो डायरेक्ट चैप्टर ही पूरा लिखना है। तो देखिए, कन्याओं में क्यों नहीं होता है? तो देखिए, कन्याओं में ये जो स्तन आश्रित धमनियां होती हैं उनका मुख क्या होता है? संकुचित होता है। तो संकुचित होने के कारण दोष का प्रसर नहीं होता है, और दोष जब प्रसर नहीं करेंगे तो कन्याओं में स्तन वृद्धि नहीं होती है। जबकि जब स्त्रियों की बात की जाए, गर्भवती या पुत्रवती का स्त्रियों का, तो उसमें जो स्तन आश्रित धमनियां होती हैं उनका मुख क्या होता है? विस्तृत, फैल जाता है, और फैल जाने के कारण उसमें दोषों का प्रकोप या प्रसर आसानी से हो जाता है, इसलिए उनमें स्तन संबंधित व्याधियां इजिली उत्पन्न हो जाती है। तो हम समझ गए कन्याओं में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो धमनियां होती हैं उनका मुख बहुत संकुचित होता है, तो दोष अच्छे से प्रसर नहीं कर पाते हैं। जबकि स्त्रियों की बात की जाए तो उनका जो धमनियां होती हैं उनके मुख बहुत विस्तृत फैला हुआ होता है, तो उसमें दोषों का प्रकोप प्रसर आसानी से हो जाता है, इसलिए स्तन व्याधियां स्त्रियों में होती हैं, कन्याओं में नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, स्तन रोगों की सामान्य संप्राप्ति। स्तन रोग की एक जनरल से संप्राप्ति, बाकी जब हम अलग अलग पढ़ेंगे स्तन कील और स्तन विदर्धी तो सबकी संप्राप्ति अलग अलग देखें, लेकिन एक सामान्य जनरल है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। तो जब मैंने आपको योनियार्स बताया था तो आपको एक बात बताई थी, वहीं आएगी, अपने अपने हेतुओं का सेवन। ठीक है, उससे वात आदि दोष प्रकोप हो जाते हैं। देखो, वातज हेतु हुए तो वात दोष प्रकोप हुआ, पित्तज हुए तो पित्त दोष प्रकोप हुआ, कफज हुए तो कफ दोष प्रकोप हुआ। तो अपने अपने हेतुओं को सेवन से वात आदि दोष प्रकोप हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? क्षीर रहित, क्षीर रहित मतलब गर्भावस्था हो स्त्री का, या क्षीर युक्त मतलब प्रसूता अवस्था हो। ठीक है,
तो स्तन में पहुंचकर अब जो वात आदि दोष प्रकोपित हो गए, ये कहाँ पहुंच गए? स्तन में पहुंच गए। स्तन में पहुंचकर वहां रक्त और मांस की दुष्टि कर देते हैं, रक्त और मांस को दूषित कर देते हैं। तो वहां स्तन रोग की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। स्तन रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो आपको यहाँ बस ये याद रखना है कौन से हैं, तो रक्त दूषित कौन से हैं, तो रक्त और मांस है। कौन से हैं? रक्त और मांस। तब मैंने आपको बताया था कि एक बात याद कर लो, रमा, तो रमा को स्तन्य दोष हुआ और रमा को योनि अर्श हुआ। तो योनि अर्श में भी सेम चीज था और यहाँ भी सेम चीज है। तो वहां भी मैंने बताया था, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जनरल सा था, जो जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने स्तन्य रोग के बारे में आपको बताया। अब हम स्तन्य कील स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इसमें क्या हमने बात की। तो इसमें हमने बात की एक स्तन्य, स्तन्य क्या होता है, और फिर यहाँ पे स्तन विदर्धी का वर्णन किया गया है। स्तन विदर्धी जो होती है उसे बाह्य विदर्धी के समान ही होती है, बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका अलग होता है। और महर्षि काश्यप ने इधर स्तन विदर्धी का कोई वर्णन नहीं किया है, इसके स्थान पे क्या बताया है? स्तनवर्ज या स्तन्य कीलक का वर्णन किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है, अब बताओ स्तन्य कीलक किसने वर्णन किया है? तो महर्षि काश्यप ने वर्णन किया। कन्याओं में स्तन रोग क्यों नहीं होता है जबकि बाद में स्त्रियों में होता है? तो उसका आप रीजन जान गए हैं कि उनका जो होता है धमनियां वो संकुचित होती हैं, तो इसलिए दोष प्रसर नहीं कर पाता, जबकि स्त्रियों में मुख उनका होता है, धमनियों का फैल जाता है, इसलिए दोष अच्छे से प्रकोप और प्रसर कर पाते हैं। ठीक है, स्तन्य रोग के समान संप्राप्ति आपने जान ली। अपने अपने निदानों के सेवन से वाते दोष प्रकोपित हो जाएंगे, फिर स्तनों में पहुंचकर रमा कर देंगे। रमा मतलब रक्त और मांस की दुष्टि कर देंगे, जिससे स्तन्य रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्तन्य कीलक।